बुद्धि के इंटेलिजेंसी मीनिंग पढ़ा था, ठीक है, कि बुद्धि क्या होती है, इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और इसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। आज हम करेंगे उसका इंटेलिजेंस क्वोटिएंट की बुद्धि लब्धि क्या है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए। वैसे तो देखिए, अगर हम बुद्धि की बात करते हैं तो बुद्धि का आईक्यू लेवल सब में अलग अलग होता है, ठीक है। कई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है, प्रतिभाशाली होता है, कोई नॉर्मल औसत बच्चे भी होते हैं और कई क्या होते हैं, डाउन बच्चे भी होते हैं, जो कहते हैं ना नलायक हैं, बिल्कुल भी याद नहीं करते। तो अलग अलग लेवल होता है सब में, बुद्धि का आईक्यू लेवल अलग अलग होता है। तो इसमें क्या बताया है आपका इंटेलिजेंस क्वोटिएंट में कि जो बुद्धि लब्धि होती है उसका सर्वप्रथम प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जर्मन के मनोवैज्ञानिक ने, विल्हेम स्टर्न ने, ठीक है। ये फॉरेन के ही जो हमारे हैं मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने, इसका नाम है विल्हेम स्टर्न ने, ठीक है। कब किया था? 1912 में, ठीक है। कितने साल हो गए देखिए, तब बुद्धि के बारे में पता लगा लिया था कि आईक्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। उसके बाद 1916 में इन्होंने जो आईक्यू उपलब्धि, बुद्धि उपलब्धि का यह विचार सबके सामने बुद्धि मापने के लिए एक और हमारे जो राइटर हुए स्टैनफोर्ड बीने, ठीक है, इन्होंने स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण में प्रयुक्त किया, ठीक है। तो वो एक परीक्षण किया गया जिसका नाम क्या रखा गया? स्टैनफोर्ड बीने, ठीक है। तो उसमें क्या बताया गया कि आपकी बुद्धि आईक्यू निकालने के लिए मेंटल एज होनी चाहिए आपकी, ठीक है। जैसे एक फार्मूला में एग्जाम्पल मैंने बताया है, मेंटल एज बच्चे की 6 है, ठीक है। और नीचे क्रोनोलॉजिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है? जो उसकी वास्तविक आयु। अब जैसे आप मान लीजिए 25 ईयर्स के हो या 26 ईयर्स के हो, मेंटल कैसे निकालेंगे? बच्चे का टेस्ट लेंगे हम। जैसे आप लोगों का क्या है, जैसे आप लोग स्कूल टाइम में थे, 10th क्लास के बोर्ड के पेपर दिए हैं, अभी बीएड का हम कैसे आपका आईक्यू निकालेंगे कि बच्चे को कितना आता है बीएड में? पेपर लेके पता चलेगा, ऐसे तो नहीं हमें पता चलता। तो जो मार्क्स आएंगे आपके पेपर के बाद, उसको हम बटा क्या कर देंगे? जो आपकी क्रोनोलॉजिकल एज है, रियल एज है, और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, ठीक है। तो आपका आईक्यू निकल आएगा। अब 5 को 100 से काटेंगे तो 20 आ गया, 20 को 6 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 120 आ गया, ठीक है बेटा। ये आपका आईक्यू निकल गया। तो आईक्यू निकालने के लिए हमारा ये फार्मूला होता है, ठीक है। मेंटल एज बटा क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100। इस तरह के एग्जाम्पल जब आप टेस्ट दोगे आगे, ठीक है, रिलेटेड टू एचटेट होता है, बड़ी क्लासेस के लिए नेट दोगे, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आईक्यू लेवल निकालने का फॉर्मूला। और आईक्यू का इसका क्या है फुल फॉर्म? अभी मैंने बताई है आपका इंटेलिजेंस क्वोटिएंट, ठीक है, इसको ये बोलते हैं। तो हमारी ये आपका फॉर्मूला है आईक्यू लेवल निकालने का, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे इसकी जो बुद्धि लब्धि की, जैसे बुद्धि की विशेषताएं हैं, इसी के अकॉर्डिंग हमारी बुद्धि लब्धि, जो आईक्यू हमारा क्वोटिएंट है, इसकी विशेषताएं हैं। तो इसमें क्या है, जो बुद्धि लब्धि है वो बच्चे की मानसिक जो वृद्धि है उसकी ओर संकेत करती है, क्योंकि बच्चे का लेवल कितना है। कई बार एज ज़्यादा होती है, मान लीजिए एज है बच्चे की 12 ईयर, ठीक है, और उसको हम 6th क्लास में या 7th क्लास में मान लीजिए टेस्ट दिलवाते हैं, एंट्रेंस टेस्ट। आजकल एंट्रेंस टेस्ट क्यों होते हैं? कि बच्चे की आईक्यू लेवल नापने के लिए, ठीक है। और उसकी मेंटल एज कैसे नापेंगे हम? कि जो बच्चे का टेस्ट दिया है अगर वो क्लियर कर दिया तो हम उसको 8th क्लास में ले लेंगे, और नहीं करेगा तो फिर हम 7th क्लास में ही उसको डाल देते हैं, ठीक है बेटा। क्योंकि अगर बच्चा टेस्ट क्लियर नहीं कर पाया तो वो उसके अकॉर्डिंग उसका जो मेंटल एज है वो पिछले साल के अकॉर्डिंग हम उनका डील करेंगे। समझ आया? हाँ जी। तो इसलिए हम टेस्ट लेते हैं कि बच्चे की जो मेंटल एज है, जो आईक्यू लेवल है, वो निकालने के लिए कि एंट्रेंस टेस्ट में मेंटल एज बच्चे की पता चल जाए, ठीक है। उस एंट्रेंस बेस पे हम क्या करेंगे, उसकी आईक्यू लेवल निकालेंगे, ठीक है, बटा CA करके क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100। तो ये बच्चे का आईक्यू आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि बच्चा 7th स्टैंडर्ड में रहने वाला है या 8th स्टैंडर्ड में रहने वाला, ठीक है। तो इस तरह से हमारी इसकी जो विशेषताएं काउंट होती है। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है, बच्चे की जो प्रतिभा होती है उसको हम नापते हैं, ठीक है, सूचकांक किया जाता है। और वास्तविक आयु भिन्न होने पर भी कई बार क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया है कि वास्तविक आयु भिन्न होने पर भी बच्चों की जो आईक्यू है एक जैसी हो सकती है, ठीक है। अब कई बार मान लीजिए एक 15 साल का बच्चा है और एक 14 साल का बच्चा है, ठीक है। अब हम उनका टेस्ट लेते हैं तो वास्तविक आयु तो उनकी अलग अलग है, ठीक है, मानसिक आयु एक समान होने पर भी। और मानसिक आयु उनकी क्या है, आईक्यू, जैसे मान लीजिए टेस्ट ले लिया हमने, टेस्ट बेस पे
उनका मेंटल आईक्यू लेवल निकाल लिया, तो आईक्यू लेवल सेम आता है तो हम बच्चे को एक ही क्लास में डालेंगे, ठीक है। मेंटल एज के साथ क्रोनोलॉजिकल एज को मल्टीप्लाई करके बटा करके 100 कर देंगे, तो ये इसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं। और क्या है, इसमें जो सामान्य परिस्थिति होती है हमारी, उसमें जो बुद्धि लब्धि होती है वो एक जैसी ही होती है। मान लीजिए आप 6 क्लास के बच्चे हैं या 7th क्लास के हैं, उसमें थोड़ा बहुत अंतर होता है, नहीं तो मोस्टली क्या होती है, थोड़ा सा बस फ़र्क होता है। कोई इंटेलिजेंट होता है, कोई नॉर्मल होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको नापते हैं। और जैसे इसका मतलब है कि बच्चे की जो प्रगति में कोई बाधा नहीं आती, कि बच्चा क्या है उस क्लास की जो टेस्ट है वो पास आउट कर लेगा, ठीक है, क्योंकि आईक्यू लेवल थोड़ा बहुत मिलता जुलता है बच्चे का, ठीक है। सेम नहीं हम कह सकते, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। अब आप क्लास में बैठे हो, हम ये तो नहीं कहेंगे सभी का आईक्यू लेवल सेम है, नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, ठीक है। और क्या है, जो बुद्धि लब्धि है केवल व्याख्या है, इसके बारे में हम बता सकते हैं, ठीक है। और क्या है, बुद्धि लब्धि की जो बुद्धि है उसको क्या करेंगे हम, बौद्धिक योग्यता का इससे अनुमान लगाते हैं। जैसे आईक्यू लेवल का हम अनुमान लगाते हैं कि बच्चे का आईक्यू लेवल क्या है, ये तो इसके बारे में बताया हुआ है। उसके बाद हमारा जो ये मेंटल एज हमने बताया था, मानसिक आयु, तो इसको बीने ने विकसित किया था। अभी हमने पीछे पढ़ा है ना, हमारा क्या था राइटर, बीने। देखिए इसका फुल नाम है आपका विल्हेम्सटर्न है। उसके बाद स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण किया था, अपने नाम के अकॉर्डिंग इन्होंने बीच में बीने डाल दिया, तो इसलिए बीने परीक्षण कहा जाता है इसको, ठीक है। तो इसमें क्या है, किसी परीक्षण पर जो प्राप्त अंक आते हैं उसमें हम बच्चे की मानसिक आयु के रूप में उसको अभिव्यक्त करते हैं। जैसे आईक्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, जब हम किशोरावस्था में पहुंच जाते हैं बच्चे से, तो उसमें क्या होता है, मानसिक आयु जो होती है शीघ्रता से नहीं बढ़ती। आयु कब बढ़ती है मेंटल एज की, जब बच्चा छोटा होता है, ठीक है, 17-18 साल तक। देखिए आप 17-18 साल तक जो बच्चा जल्दी याद, मतलब हमें इस उम्र में बहुत जल्दी याद होता है, ठीक है, हम हर चीज़ बड़ी जल्दी सीखते हैं, जैसे साइकिल चलाना हो गया, ठीक है। लेकिन जब हम 17-18 साल के बाद पढ़ते हैं, कुछ याद करते हैं, तो वो थोड़ा हमें मुश्किल हो जाता है पहले की अवस्था में। पहले हमें जल्दी याद होता है जब स्टार्टिंग की अवस्था होती है, लेकिन 17-18 साल के बाद जो मेंटल लेवल है उसकी ग्रोथ थोड़ी कम होनी शुरू हो जाती है, उसमें कम याद होना हमें शुरू होता है, तो ये फ़र्क अपना पड़ना शुरू हो जाता है। और जो प्रौढ़ होते हैं, हमारे एडल्ट होते हैं, उसमें मानसिक आयु की जो धारणा है उसको कोई लेते, किसी भी अर्थ में नहीं लेते, क्योंकि ये नहीं पता कि उनका लेवल कहाँ तक जाता है या नहीं, ठीक है। तो हम मेंटल एज की ग्रोथ कब होती है, स्टार्टिंग में 17-18 साल तक, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये जो आपको फार्मूला करवाया है, इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी बुक में, उसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल दे दिया। लास्ट में हम करेंगे, यदि किसी 10 वर्ष के बच्चे की मानसिक आयु हुई 10 वर्ष होती है तो उसकी औसत बुद्धि क्या होगी, ठीक है। तो उसकी मानसिक आयु 11 वर्ष है, और उच्च बुद्धि क्या, बच्चा कौन सी बुद्धि का कहलाएगा, वो उच्च बुद्धि का बच्चा। मैं अभी आपको एक चार्ट के थ्रू बताती हूँ। और इस प्रकार जो हमारी मानसिक आयु है उसकी जो ग्रोथ है, परिपक्वता, मैच्योरिटी है, उसकी अवधि निश्चित करना कोई कठिन है, मतलब हम प्रॉपर वे से नहीं बता सकते कि किसी की 17 साल तक बढ़ती है, किसी की 18 साल तक बढ़ती है, किसी की 19 तक भी लगा सकते हैं। तो किशोरावस्था काल तक ही हमारी जो मेंटल एज है वो ग्रोथ करती है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्लासिफिकेशन किया हुआ है आईक्यू लेवल का, उसमें आपको नोट करना है, तो सभी बच्चे नोट कर लीजिए आप। आईक्यू कितना है, अगर आपका आईक्यू 140 से अधिक है, आपका आईक्यू लेवल, आईक्यू कैसे निकलेगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अगर आपका आईक्यू लेवल 140 से अधिक है तो बच्चे को कौन से उसमें लेंगे हम, वर्ग में, जीनियस वर्ग में, प्रतिभाशाली बच्चा होगा, ठीक है, इंटेलिजेंट। उसकी बुद्धि का आईक्यू लेवल क्या होगा, वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा होगा, और 140 से अबव है। अब हमारा 120 है, 120 वाला मतलब सुपीरियर होगा, सिर्फ सुपीरियर बच्चा होगा, अति श्रेष्ठ होगा। अगर 140 से अबव आ गया तो वो बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 120 से 140, जैसे ये 120 आया, इसमें क्या है, सुपीरियर होगा बच्चा, अति श्रेष्ठ होगा। नेक्स्ट है 110 से 120, इसमें क्या होगा, अबव एवरेज बच्चा, ठीक है, कि श्रेष्ठ बुद्धि वाला होगा। ये सारा आपको इसी के अकॉर्डिंग हमने बुद्धि का आईक्यू निकालना है।
उसके बाद 90 से 110 तक का बच्चा क्या होगा, एवरेज, जिसका IQ लेवल 90 से 110 तक है, वो बच्चा एवरेज होगा। और उसके बाद 80 से 90 वाला फीबल माइंडेड, मंद बुद्धि होगा, वो डाउन चला गया उसका IQ लेवल। जब हमारा जिसका 90 से डाउन चला जाता है वो मंद बुद्धि में काउंट होते हैं, ठीक है, 90 से डाउन वाले। और जो 90 से ऊपर वाले हैं वो औसत में होते हैं, नॉर्मल में होते हैं, इंटेलिजेंस में होते हैं और आपके सुपीरियर में होते हैं। समझ आ गया? 90 से डाउन वाले उनका बुद्धि लेवल डाउन हो जाता है। जैसे कई बच्चे क्या होते हैं, मेंटल रिटार्टेड होते हैं, वो उनकी एज तो बड़ी हो जाती है कई बार, लेकिन उनका दिमाग है वो छोटे बच्चों की तरह रहता है। देखे हैं ना आपने, कई बच्चे ऐसे हो जाते हैं, तो वो क्या है, इस तरह से 90 से नीचे है उनका IQ लेवल। तो 80 से 90 वाले फीबल माइंडेड, मंद बुद्धि, और उससे 70 से 80 वाले उनसे डाउन हो गए, वो डल में आते हैं, ठीक है, उसको क्षीण बुद्धि कहा जाता है। और फिर 50 से 70 वाले मोरॉन, जिसे मूर्ख बुद्धि कहा जाता है, ठीक है। इनमें भी अलग अलग होती हैं जो वर्ग होते हैं। डाउन में 90 से जो डाउन है, बिल्कुल डाउन है, उससे भी ज़्यादा डाउन है, इनमें भी अलग अलग वर्ग में काउंट किया जाता है। उसके बाद 25 से 50 ये भी होता है लेवल, उनको बोलते हैं एम्बेसल, मूढ़ बुद्धि वाले, ठीक है। उसके बाद लास्ट आता है हमारा सबसे, जिसको 25 से कम होता है, जिनका IQ लेवल, उनको कुछ भी नहीं पता होता, उनका सब कुछ उनके पेरेंट्स करते हैं, उनको अपने बारे में कुछ पता ही नहीं होता कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, वो बिल्कुल ही दुनिया से अनजान होते हैं, उनका IQ लेवल होता ही नहीं, जो हमारा 25 से डाउन हो गया। जड़ बुद्धि, जिसको इडियट भी कहते हैं हम, ठीक है, जड़ बुद्धि बोला जाता है। उनको ये पता ही नहीं होता कि उनको खुद से वो कोई भी कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मेंटल लेवल बहुत ज़्यादा डाउन होता है, ठीक है बेटा। जो 90 से ऊपर है, याद रखना, वो नॉर्मल, औसत और इंटेलिजेंट और आपके सुपीरियर, ये सभी बच्चे आ जाएंगे। और जो 90 से नीचे वाले हैं उनका डाउन लेवल हो जाएगा, ठीक है, मंद बुद्धि, क्षीण बुद्धि, मूर्ख बुद्धि, जड़ बुद्धि, और आपके बिल्कुल ही लास्ट में जो इडियट्स हैं वो कहलाएंगे, जिसको जड़ बुद्धि कहा जाता है। ये आपको टेबल याद रखनी पड़ेगी, इसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि कौन सा बच्चा IQ निकाल के कौन सी श्रेणी में आता है। समझ आ गया? चलिए, इसके बाद अलग अलग जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अलग अलग बताया हुआ टेबल के बारे में। डॉक्टर कॉमन ने अपनी टेबल अलग बताई है, ठीक है। उसके बाद है वेशलर स्केल, उन्होंने अभी अपनी टेबल अलग दी है, लेकिन जो ये वाली टेबल हमने करी है ये मेन है, हम इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, ठीक है। अब मनोवैज्ञानिक जैसे आप अलग हैं, आपके विचार अलग हैं, आपके विचार अलग हैं, मेरे विचार अलग हैं, ठीक है बेटा। तो इसमें अलग अलग जो राइटर्स हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने टेबल भी अलग अलग दी है कि 140 से ऊपर वाले, 130 से ऊपर वाले कैसे हैं, 120 से ऊपर वाले कैसे हैं, लेकिन मेन हमने यही काउंट करनी है जो आपको मैंने टेबल बताई है, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं आपका फैक्टर्स, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब फैक्टर्स अफेक्टिंग IQ, इट्स लिमिटेशंस। हमने फैक्टर्स भी बताने हैं इसके और लिमिटेशंस भी बतानी है। तो हम सबसे पहले फैक्टर करते हैं, फर्स्ट है शिक्षा और बुद्धि लब्धि, एजुकेशन एंड इंटेलिजेंस क्वोटिएंट। इसमें क्या बताया गया है, शिक्षा और जो बुद्धि लब्धि का परीक्षण है वो आपस में एक दूसरे को प्रभावित करता है। अगर हम बात करते हैं कि बुद्धि परीक्षाओं से ही स्पष्ट होती है, कैसे, सबसे पहले इसमें क्या काउंट होता है, ऊंची बुद्धि को जन्म देती है, ठीक है। क्या जो हमारी बुद्धि लब्धि होती है इसको कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करती है, सबसे पहले हमने शिक्षा के बारे में किया है कि जो शिक्षा है वो ऊंची बुद्धि को जन्म देती है। सेकंड है अच्छी शिक्षा से बुद्धि 10 बिंदु बढ़ जाती है। अगर हम अच्छी शिक्षा किसी से ग्रहण करेंगे तो अब मान लीजिए कोई बच्चा नहीं पढ़ता है, थोड़ा बहुत कम पढ़ता है, तो उसके बाद हम उस बच्चे के ऊपर अगर ध्यान देंगे तो वो बच्चा थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा। तो अच्छी शिक्षा से बुद्धि का लेवल 10 बिंदु 10 पॉइंट आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट है, जिन व्यक्तियों ने अपेक्षाकृत अच्छी शिक्षा प्राप्त की है उन्होंने बुद्धि परीक्षणों में अंक भी अच्छे प्राप्त किए हैं। कई बार हम पढ़ना ज़्यादा मान लीजिए फॉर एग्जांपल 6th में हम बिल्कुल नहीं पढ़े बच्चे,
ठीक है, उनके एवरेज नंबर आए हैं, लेकिन उन्हीं बच्चों ने 7th में अच्छा पढ़ना शुरू कर दिया तो एवरेज से ऊपर आ गए, तो उनका IQ लेवल चेंज हो गया। समझ गए बेटा? तो इसमें ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट है आपका सोशियो इकोनॉमिक्स एंड कल्चरल फैक्टर्स, सेकंड है जो, इसमें क्या बताया गया है आपका, जो निम्न स्तरीय सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि होती है उन बच्चों की और पिछड़ी संस्कृति के व्यक्ति होते हैं, वो बुद्धि परीक्षाओं में कम अंक प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो समाज से थोड़ा हटके होते हैं, उनको समाज की नॉलेज नहीं होती। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे सिलेबस में या हमारी जो प्रैक्टिकल्स होते हैं कि वो समाज से टच होते हैं। ठीक है, हमें जैसे न्यूज़ के बारे में अपडेट रहना चाहिए, हमारे समाज में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, तो इसके बारे में हमें पता होगा तो हम थोड़ी अच्छी ग्रोथ करेंगे, हमारा IQ लेवल बढ़ेगा। अगर हमें नहीं पता है इन चीज़ों के बारे में, जैसे संस्कृति के बारे में, तो अगर हम पिछड़े हुए हैं इन सब चीज़ों से तो हमारा IQ लेवल बुद्धि परीक्षाओं में हम अंक क्या करेंगे, कम प्राप्त करेंगे। अब आपके टेस्ट होते हैं, HTET होता है जब आपका, तो उसमें क्या होता है, ये नहीं पता कहाँ से क्या क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों का। अगर आप अच्छी तैयारी करोगे, उसमें किसी से रिलेटेड, संस्कृति से रिलेटेड, आपके समाज से रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी आ सकते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, आपका SST है या पंजाबी है, वो आपका सब्जेक्ट आएगा, लेकिन कहीं से भी आ सकते हैं क्वेश्चन। अगर आपने अच्छी तैयारी की है तभी आपका HTET क्लियर होगा, तो आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। अगर आप तैयारी अच्छी नहीं करते और IQ लेवल आपका सही है, लेकिन फिर आप तैयारी नहीं करोगे अच्छी, तो नंबर कैसे आएंगे आपके, कम आएंगे। ठीक है बेटा। थर्ड है आपका होम एनवायरनमेंट, घर का वातावरण। जो अच्छे घरों में पले हुए बच्चे होते हैं उनका IQ क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, क्योंकि उन्हें खाने को अच्छा भोजन मिलता है, अच्छी फैसिलिटी मिलती है, जिससे क्या होता है, हमारा IQ लेवल अच्छा करने के लिए हमें मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। ठीक है, अगर हम मेंटली सही नहीं हैं, हमें मेंटल, हमारे दिमाग में कोई स्ट्रेस है, तो हम पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकेंगे। समझ गए? और हमारा फिजिकल हम सही नहीं है तो भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं। इसलिए कहते हैं ना, बंदा फिट एंड फाइन होना चाहिए मेंटली और फिजिकली, तभी हम पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। तो जो जिनके घर का वातावरण अच्छा होता है उनका IQ लेवल अधिक होता है। और जैसे गोद लिए बच्चों को जब अच्छे घरों में रखकर पाला जाता है तो उनका क्या होता है, इसमें फॉर एग्जांपल बताया हुआ है, 4 वर्षों के पश्चात उनकी IQ लेवल 5 से 10 अंकों तक बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए कोई गरीब घर का बच्चा है, ठीक है, वो अनाथ आश्रम में है, तो पहले उसका IQ लेवल कम होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जिनके बच्चे नहीं होते हैं, और कई बार ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को गोद लेना चाहते हैं कि हम संभाल लेंगे इनको, हम अब पैसा है हमारे पास तो इनको हम बड़ा आदमी कल को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तो अनाथ आश्रम वाले क्या कर देते हैं, उस बच्चे को गोद दे देते हैं उनको, पेरेंट्स को। तो वो पेरेंट्स उनके ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक है, बच्चे के ऊपर उनका खाने का, पीने का, सभी तरह का ध्यान दिया जाता है, जिससे उनका IQ लेवल क्या है, 5 से 10 अंकों तक बढ़ जाता है। समझ गए बेटा? नेक्स्ट है अर्बन एंड रूरल एनवायरनमेंट, शहरी और गांव का वातावरण। देखिए ये भी आप बहुत इफ़ेक्ट करता है। शहर में आजकल आपको पता है नए नए कोचिंग सेंटर्स बच्चे ज्वाइन करते हैं, अबैकस की क्लासेस ज्वाइन करते हैं। अबैकस सुना है आप लोगों ने? उसमें क्या होता है, जो मैथ की कैलकुलेशन होती है बड़ी फास्ट हो जाती है। अबैकस एक कोर्स है आपका मैथ की कैलकुलेशन से रिलेटेड। तो जो शहर और गांव में उसमें फ़र्क पड़ जाता है। गांव में तो क्या होता है, कई बार नेट की प्रॉब्लम्स आ जाती है, जिसके कारण बच्चे क्लासेस भी नहीं लगा पाते, तो दिक्कत है, वो क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाएंगे तो आगे पढ़ेंगे कैसे, टॉपिक उनके बीच बीच में रह जाएंगे। तो यही बताया हुआ है कि जो शहर के बच्चों हैं उनके जो IQ लेवल होता है वो ग्रामीण बच्चों की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर उनके ऊपर ध्यान दिया जाता है ज़्यादा। और ऐसे हमने जो विभिन्न प्रैक्टिकल करके देखे हैं कि उसके आधार पर ही हमने ये कहा है कि ग्रामीण जो गांव के बच्चे हैं और उनकी अपेक्षा शहरों के बच्चे अधिक, उनका IQ लेवल अधिक इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, और क्या है इसमें, ऑक्यूपेशन एंड IQ, व्यवसाय और बुद्धि लब्धि। इसमें क्या बताया गया है कि विभिन्न अध्ययनों के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है कि ये हमने अपने उस पर बताए हैं, इसमें हमने प्रयोग किए हैं, प्रयोग के आधार पर बताया गया है। इसमें भी यह सिद्ध कर दिया है कि जो व्यवसाय है आपका और बुद्धि लब्धि में आपस में गहरा संबंध होता है। कैसे होता है देखिए,
आर्मी अल्फा टेस्ट के अकॉर्डिंग, एक टेस्ट है जिसको आर्मी अल्फा टेस्ट कहते हैं, उसमें क्या कहा गया है कि इंजीनियरिंग, जो इंजीनियर्स होते हैं, वकील होते हैं, अध्यापक होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उनने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, तभी वो इस फील्ड में आए हैं। ठीक है बेटा। और इसके पश्चात जैसे फोटोग्राफर हो गए, हमारे सोल्जर्स हो गए हैं, सिपाही जिसको बोलते हैं, आदि का स्थान आता है, वो उससे थोड़े डाउन चले गए। ठीक है। और उसके बाद नाई हो गए हैं, मजदूर हो गए हैं, 4th क्लास वाले हो गए हैं, फायरमैन वाले हो गए हैं, वो उससे नीचे वाली कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। तो इस कारण यह उनकी बुद्धि IQ लेवल का के कारण ही ऐसा हुआ है। ठीक है। तो उच्च बुद्धि वाले व्यक्ति ऊंचे व्यवसाय ग्रहण करेंगे और जिनका IQ लेवल जो निम्न बुद्धि वाले हैं वो नीचे की क्लास, जैसे वो मजदूर बन जाते हैं, नाई बन जाते हैं। समझ आ गया। तो इस तरह से वो उनका IQ लेवल डाउन होता है, जो अपने अकॉर्डिंग जो फील्ड होते हैं वो ज्वाइन करते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट रह गया लिमिटेशंस। ठीक है। जो हमारी लिमिटेशंस है इसकी इंटेलिजेंस क्वोटिएंट की, तो लिमिटेशंस क्या होती हैं? हमारी सीमाएं जो हमारी हमें बांधती हैं कि इन सीमाओं में रहकर ही हमें ये कार्य करना है। ठीक है। तो सबसे पहले है जो IQ होता है, किसी व्यक्ति की बुद्धि की मात्रा नहीं होती, जो इसकी लिमिटेशंस होती हैं। तो इसमें हम बताएंगे कि किसी भी परीक्षण से, जैसे हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, कि उससे प्राप्त जो IQ आता है वो सही नहीं होता। कई बार क्या होता है, बच्चा नॉर्मल होता है लेकिन वो तैयारी बहुत अच्छी कर लेता है, क्लास में बच्चा नॉर्मल है, वो एक दिन क्या करता है, हर टेस्ट में उसके नंबर डाउन आते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है। लेकिन एक दिन वो अच्छी तैयारी कर लेता है और उसमें उसके नंबर अच्छे आ जाते हैं। ठीक है। समझ आ रहा है बेटा। तो क्या हुआ, जिस दिन उसने बहुत ज़्यादा पढ़ के अपना पेपर दिया है उस दिन तो उसके नंबर अच्छे आ रहे हैं, लेकिन जिस दिन नहीं पढ़ा है, वो नॉर्मल पढ़ा है, उसके नंबर कम आ रहे हैं। तो ये क्या है हमारे सामने क्या हो सकता है, हम सही उनकी IQ लेवल नहीं नाप सकते, क्योंकि कभी कितने ले रहा है, कभी कितने ले रहा है। ठीक है ना। तो वो उसके पढ़ने के ऊपर डिपेंड हो गया। तो ये क्या है, इसकी लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट है, जब एक ही परीक्षण कई बार एक ही व्यक्ति द्वारा लिया जाता है तो IQ में परिवर्तन हो जाता है। मान लीजिए मैं आपका क्लास का टेस्ट ले रही हूँ। ठीक है। आज मैंने टेस्ट लिया तो आपके 20 में से 15 नंबर आए हैं। कल मैंने टेस्ट लिया तो 20 में से आपके कई बच्चों के 18 नंबर आए हैं। परसों मैंने टेस्ट लिया तो 20 में से 15 आए हैं। तो मेरे सामने कन्फ्यूजन हो जाएगी, कभी ये बच्चे कितने ले रहे हैं, कभी ये बच्चे, इनको कौन से IQ में डालूं, कन्फ्यूजिंग हो जाएगी ना बेटा। तो ये भी इसमें क्या है, गड़बड़ हो जाती है। तो ये इसकी लिमिटेशंस है। एक लास्ट है इसकी, वातावरण में परिवर्तन आने से भी बुद्धि लब्धि पर इफेक्ट पड़ता है। कई बार क्या होता है, कई बच्चों के घरों में लाइट नहीं होती, वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन गर्मी के कारण पढ़ नहीं पाते। और कई बच्चों के घर इन्वर्टर्स होता है, AC लगे होते हैं, गर्मी में भी वो क्या है, अच्छे से पढ़ पाते हैं। ठीक है। उनको क्या है कि पसीने नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण उनकी पढ़ाई में बाधा नहीं आई है। तो इसलिए अच्छे या बुरे वातावरण का भी बुद्धि IQ लेवल पर इफेक्ट पड़ता है। अब जिस बच्चे ने पढ़ाई कर ली, नंबर ज़्यादा आ गए, और जो बच्चा इंटेलिजेंट है, गर्मी के कारण पढ़ नहीं पाया, उसके नंबर कम आ गए। तो ये भी कन्फ्यूज़न हो जाती है। बच्चा वो इंटेलिजेंट था, नंबर उसके IQ लेवल के अकॉर्डिंग उसके नंबर ज़्यादा आ गए। तो ये भी हमारी कन्फ्यूजिंग है। ठीक है। तो उसके बाद जस्ट हमारा एक छोटा सा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस, की बुद्धि का वितरण कैसे करते हैं। अगर हम एक चार्ट बनाते हैं, देखिए जस्ट एक छोटा सा चार्ट है, हम यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है। यहाँ पे डाउन है बुद्धि, और फिर ये बुद्धि का चार्ट ऐसे बन जाता है। कहने का मतलब जो औसत वाले होते हैं, नॉर्मल बच्चे होते हैं, वो अधिक होते हैं। ठीक है। और जो इंटेलिजेंट होते हैं वो कम मात्रा में होते हैं, और जो हमारी 90 से कम IQ लेवल होता है वो भी कम मात्रा में होते हैं। तो ये बताया हुआ है कि हमारा जो IQ लेवल है, बुद्धि का वितरण हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो इससे आपको ये याद होता है कि जो हमारे प्रतिभाशाली या जड़ बुद्धि बच्चे होते हैं वो हमारे कम होते हैं, इंटेलिजेंट भी कम है और डाउन वाले भी कम हैं। और जो हमारे अधिक नॉर्मल होते हैं, अधिकांश जो औसत बुद्धि वाले होते हैं वो हमारे अधिक होते हैं।
समझ गए बेटा? क्योंकि आप देखोगे, आप भी पढ़ते आए हो स्कूल्स में से, जो नॉर्मल बच्चों की मात्रा है वो अधिक होती है और क्लास में 2-3 बच्चे ही इंटेलिजेंट होते हैं और जो डाउन बुद्धि के होते हैं वो भी 2-3 ही होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक। कल हम करेंगे इससे अगला टॉपिक। ठीक है बेटा? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।